नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज बिहार की बहस में जाति आधारित जनगणना की बात होगी, लेकिन एक ट्वीट की भी बात होगी जो नेता प्रतिपक्ष ने किया है। और ये सवाल लेकर कि आखिर उन्हें हो क्या गया, उनकी पॉलिटिक्स को क्या हो गया, इतने गंभीर नेता को आखिर क्या हुआ कि अतिरिक्त शब्द उन्हें ट्विटर पर डालने पड़े, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जो इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनसे प्रार्थना है, उनसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेधड़क जुड़िए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बस अपने सवाल को यहां पेस्ट करना है। और हमारे सामने ये पूरा जो हमारा सोशल साइट है वो खुला हुआ है और हम आपके सवालों से उसे समझेंगे। अगर वो सवाल पूछने लायक हुए तो हम सीधे अपने जो पॉलिटिकल प्रतिनिधि जो हमारे साथ मौजूद होंगे, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। मेहमानों का जिक्र हो रहा है इसलिए परिचय कराना जरूरी है। मनोज शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, अरविंद निशा जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ होंगी, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ होंगे। चारों का बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे इस महाडिबेट में। तो डिबेट में जाने से पहले एक खबर हम आपको देना चाहेंगे कि नीतीश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी मिली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। 8 महीने के भीतर जातीय जनगणना को पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार अपने संसाधनों के प्रयोग से यह गणना करवाएगी और गणना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिक निधि से किया जाएगा। कई स्तरों पर यह गणना होगी, सामान्य प्रशासन को मुख्य जिम्मेदारी दी जाएगी। और क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, सीधे सचिव महोदय को स्क्रीन पर लाते हैं, बाकी की बात वही बताएंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। चलिए, तो ये जो मुख्य बातें थी सचिव महोदय ने बता दी। अभी तक जो 4 बड़े कमेंट आए हैं हम जरा उसे पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं सोशल साइट्स पर भी। शैलेश सक्सेना है, उनका कहना है कि शेर है अपना तेजस्वी यादव भाई। चलिए ठीक है। प्रिंस ओझा कहते हैं कि जाति गिनना, गरीबी और बेरोजगारी मत गिनना। एक बड़ा विषय इन्होंने बताया है, जाति गिनिए, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उस पर उसको गिनने की जरूरत नहीं, उसको भुला जाइएगा। राजीव यादव भी अपनी बात रखते हैं कि क्या गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है, इस पर हम डिबेट करने वाले हैं। आकाश कुमार पासवान है, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पहल है। सभी का सम्मान है और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए भाई आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए और इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जितना फैलेगा कई सवाल हम तक पहुंचेंगे। चलिए सीधे हम आते हैं उस बात पर जिस पर आज बहस होने वाली है। जरा लाइए, मामला क्या है, स्क्रीन पर हम जाने इसे छोड़ने वाले हैं। स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको कि सर्वदलीय बैठक के बाद तेजस्वी का बीजेपी पर कटाक्ष। यह कटाक्ष क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। ट्वीट के जरिए तेजस्वी ने बीजेपी के झुकने की बात कही, झुका दिया भाई बीजेपी को। सरकार को अल्टीमेटम देकर बैठक के लिए बाध्य करवा दिया हमने, यह तेजस्वी यादव ने लिखा। क्या जरूरत थी तेजस्वी यादव को लिखने की? तेजस्वी ने लिखा कि बीजेपी बाध्य हुई और मुद्दे का समर्थन किया। तेजस्वी यादव इसका मैसेज देना चाहते थे। तेजस्वी ने लिखा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तेजस्वी का वो ट्वीट हम सामने लाने जा रहे हैं। यह है वो ट्वीट। हमने इन्हें अल्टीमेटम देकर आंदोलन करने की घोषणा की, आखिरकार बीजेपी बाध्य हुई और बिहार में उसे हमारे विचार के साथ खड़े होकर समर्थन करना पड़ा। लेकिन बीजेपी दूसरे राज्यों और देश में जाति आधारित गणना के विरुद्ध है ना अद्भुत?
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो क्या मोटो ये था तेजस्वी यादव का? सारिका पासवान जी, क्या मोटो था और इस ट्वीट का क्या मतलब है जिसमें बहुत सारे शब्द खर्च कर दिए गए और अंतिम वाली लाइन काफी प्रभावशाली लग रही होगी आरजेडी वालों के लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही गंभीर नेता है तेजस्वी यादव और यह बात अगर उन्होंने लिखी, सवाल खड़े हो रहे हैं इसी पर। विवेक जी, सवाल खड़ा करने का कोई यहाँ विषय नहीं बनता है। बहुत स्पष्ट है वहाँ पे जो आपने जो पंक्ति पढ़ के सुनाई है वो हम भी देख पा रहे हैं और मुझे लगता है कि बिहार के लोग और देश के लोग भी उस पंक्ति को देख रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब देश गुलाम था तो कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए और अंग्रेजों को झुकना पड़ा, भारत छोड़ के जाना पड़ा और तब हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं हालिया अगर आपको उदाहरण दूं तो अभी कृषि आंदोलन जो 3 काले कानून को बीजेपी लेकर के बड़े बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि किसानों के पक्ष में है, उनके हित में है, लेकिन किसानों ने अपनी जान की बलि दे करके कह लीजिए लगातार संघर्ष किया और वो तीनों काले कानून को बीजेपी सरकार को वापस लेना पड़ा। यानी उस वक्त भी सरकार झुकी है किसानों के आगे और किसानों की जीत हुई है। और आज अगर हम जातीय जनगणना पे बात करें विवेक जी, तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव जी जातीय जनगणना को लेकर के प्रखरता के साथ और वचनबद्ध होकर के इन्होंने इस संघर्ष को लड़ा है और उन्होंने कहा कि ये हो। इसमें एक एक लाइन पढ़ जाइए, इसमें एक एक लाइन पढ़ जाइए और हमें जरा इसका संदर्भ बताइए, लिखने की क्या जरूरत है। हम बराबर कह रहे हैं तेजस्वी बहुत ही गंभीर नेता हैं, तेजस्वी बहुत कम बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें गंभीरता का विषय है विवेक जी। मैं आपको एक एक लाइन को मैं विस्तार में समझाऊंगी। समझाइए। मैं एक एक लाइन को विस्तार में यहां समझाना चाहूंगी। जैसे उन्होंने कहा, आपको पता होगा कि ये लड़ाई उस दिन से शुरुआत हुई जब 10 सदस्यीय टीम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री से जाकर के इन्होंने भेंट की थी, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जातीय जनगणना को लेकर के हम एक सकारात्मक पहल करेंगे, कदम उठाएंगे। लेकिन अंजाम क्या निकला? वहां पे बीजेपी ने अपना मुख मोड़ लिया, जबकि सब जानते हैं कि बिहार में दोनों सदनों से जातीय जनगणना को हरी झंडी मिली थी, ये पास हुआ था। बावजूद इसके बिहार में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी है, जेडीयू है, लेकिन बीजेपी उनका एक मत नहीं है जातीय जनगणना को लेकर के। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी ने भी भेंट की थी जिसमें कि तेजस्वी यादव और अन्य दल के लोग भी थे। सभी लोगों ने जाकर के प्रधानमंत्री जी से भेंट की थी, लेकिन उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना के लिए हरी झंडी नहीं देते हैं तो हम अपने खर्चे पे बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। ऐसा क्यों लगा? मौजूद इसके आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी पदयात्रा से नीतीश कुमार डर गए? बाद मैं संघर्ष की कहानी बता रही हूं कि नीतीश कुमार डर गए आपकी पदयात्रा की, आंदोलन की बात सुनकर? पदयात्रा तो बाद की थी, उसके पहले हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। सरकार को आपने डरा दिया, झुका दिया। क्रमबद्ध अगर हम बात करें, अगर हम देखिए, बिहार की नंबर 1 की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के लोगों का प्यार और समर्थन प्राप्त है और ये पूरे देश जो है ना, ये लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है। तो हम डराना और धमकाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ने में सकारात्मक लड़ाई और एजेंडे पे लड़ने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा कौन सी लड़ाई? देखिए, प्रमोद कुमार कहते हैं कि बेरोजगारों को भी गिना जाना चाहिए। प्रमोद कुमार की लड़ाई कौन लड़ेगा? विकास कुमार कहते हैं, विकास कुमार है कि अगर सीएम अल्टीमेटम नहीं देते तो कभी सीएम सोए रह जाते अब तक। चलिए ठीक है। और भी जो है इसमें कहा गया कि जो हालात हैं भी, जो अभी बेरोजगारी है उस पर क्यों नहीं उसकी गिनती होनी चाहिए। फिर इसके बाद कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि अभी लिखने की जरूरत क्या पड़ी? जो ट्वीट उन्होंने लिखा, सवाल उस पर है, क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? क्या इसे एक चिढ़ाने वाली चीज कह सकते हैं हम कि तेजस्वी ने लिख कर दिखा कि देखो भाई हमने ये कर दिया? जो लोग भी आपको अभी ट्वीट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उनकी जानकारी में है कि बिहार में अगर बेरोजगारों के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। महंगाई के मुद्दे पे अगर कोई लड़ रहा है तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। शिक्षा व्यवस्था के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो तेजस्वी यादव जी है। जाति जनगणना की लड़ाई जो लंबे समय से चली आ रही है उसके लिए भी अगर कोई लड़ रहा है तो वो तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई वो लड़ाई है विवेक जी कि हम चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? सब आप लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं, सारे आंदोलन आप ही के हैं, वो भी मुख्य धारा में आए, सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो अंतिम पैदान पे खड़ा हुए व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये लड़ाई वो हर एक व्यक्ति की लड़ाई है जो हमारे राज्य में
समाज में पिछड़ा है, उस तक कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, आज वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। तो ये जीत जो है वो तमाम लोगों की जीत है। ये आम जनता को मुख्य धारा में लाना है, गरीबों को मुख्य धारा में लाना है, पीड़ितों को मुख्य धारा में लाना है, दलितों को मुख्य धारा में लाना है, बेरोजगारों को मुख्य धारा में लाना है, या पॉलिटिकल पार्टी को मुख्य धारा में लाना है? बीजेपी वालों को आप खींच कर लाना चाहती है मुख्य धारा में, ये कौन सी मुख्य धारा है? देखिए पॉलिटिकल पार्टियां अगर इसको डर रही हैं जातीय जनगणना में तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग हमेशा से ही धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, एक मिनट रुकिए ना, पूछ लेते हैं मनोज शर्मा जी। हिंदू मुस्लिम मनोज शर्मा जी, आप बगल में बैठे हैं, डर के कांप क्यों रहे हैं? वो सारिका जी कह रही है कि डर गए हैं। लोगों के बल पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो आदत रही है दबाने की, झुकाने की, सुन लीजिए, सताने की, घबराने की, मारने की, ये इनकी पुरानी आदत रही है इनकी पार्टी की। ये जब सत्ता में आए हैं इन्हीं शब्दों का ये प्रयोग किए हैं। ये पार्टी तो परिवारवाद के लिए पार्टी है, ये पार्टी तो वंशवाद के लिए पार्टी है, ये पार्टी अपने दरकते माय समीकरण को ही बचाने के लिए संघर्षरत रहने वाली पार्टी है। इनके लिए सब बेरोजगारी, आपको तो झुका दिया गया, आपकी आवाज काफी तेज आ रही है। ये वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनकी मूर्खता देखिए और इनकी लेखनी में वो अहंकार देखिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जिस बीजेपी की एनडीए की सरकार ने विधानसभा से दो बार पारित किया जातीय जनगणना के लिए सर्वमति से, और जिस बीजेपी के वाले लोगों ने प्रधानमंत्री है और यही कारण डिमांड किया और प्रधानमंत्री जी ने तो खुलकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय में जातीय जनगणना करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी आपकी देन है, महंगाई आपकी देन है, भारत और बिहार जो पीछा जा रहा है वो आपकी देन है, उस पर आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? हमारे सारे विधायकों ने, हमारे सारे दलीय नेताओं ने जब भी चुनाव लड़ना होता है तो आपके प्रधानमंत्री जी पिछड़े के नेता हो जाते हैं, पिछड़े के बेटे हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो अलग धार्मिक ध्रुवीकरण करना शुरू कर देते हैं, ये घबराते हैं, ये सताते हैं, ये ललचाते हैं, वो तमाम तरह की वो कार्य करते हैं जो संविधान इजाजत नहीं देता है, जो एक शुद्ध राजनीति में, एक सिद्धांत वाली राजनीति में जो शोभा नहीं देती है, वही इनके पास में रह गया है, आगे भी यही करते रहेंगे। मनोज शर्मा जी, आकाश कुमार पासवान है आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मनोज शर्मा जी, आकाश कुमार पासवान सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि बीजेपी से कुछ भी सवाल करो तो बस परिवारवाद की बात पर हल्ला क्यों करने लगते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसलिए देखिए राजनीतिक सूचिता है। आप देखिएगा 1931 के बाद में जो जातीय जनगणना रोकी गई और उस समय से जातीय व्यवस्था, बात तो सही है ना मनोज शर्मा जी, फ्रेम में तो अब आए हैं ना, पहले तो नाना कर रहे थे, डरते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। जातीय व्यवस्था की जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वही वंशवाद पे जाती है। जो जातीय व्यवस्था के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनती है वही वंशवाद की जाती है, परिवारवाद की जाती है। उन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आखिरकार आरजेडी ने आपको खींचकर उस पायदान पर तो ला दिया ना, कि क्या मजबूरी हो गई? जगह मिलेगा। चलिए मनोज शर्मा जी बताइए क्या मजबूरी हो गई? इस पार्टी में अगर जगह दी जाएगी, मनोज शर्मा जी क्या मजबूरी हो गई कि आपको आना पड़ा? उनके लिए दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में आपकी सहमति देनी पड़ी, हालांकि आपका एंगल अलग है, उस पर अलग से बहस हो जाएगी। हम लोगों ने तो पहले ही विधानसभा से पास किया है, हम लोगों ने तो इसे विधानसभा से पास किया है। हमारे एक विधायक इसके समर्थन में, आप तो जनसंख्या कानून चाह रहे थे ना, जातिगत जनगणना पर आपका कहां आप यस नो कर रहे थे? वो तो बाद में सुशील कुमार मोदी ने कहा वो राष्ट्रीय विषय है। जनसंख्या कानून राष्ट्रीय विषय है, लेकिन जो ये जातीय जनगणना है ये राज्य का विषय है। आप देखेंगे कई राज्यों में कोई जातियां अगड़ी हैं, कहीं पिछड़ी हैं, कहीं दलित हैं, और कुछ राज्यों में वो जातियां बिल्कुल कोई अलग हैं। आप बिहार में अगर बनिया को देखेंगे, बिहार में बनिया यहाँ पे लोअर कास्ट है, उत्तर प्रदेश में बनिया वहाँ अपर कास्ट है। तो क्या ये संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पे इसको किया जा सके, और वो भी बिना तैयारी के? जबकि प्रश्नावली तैयार हो चुकी है, सारे फॉर्मेट तैयार हो चुके हैं, रजिस्ट्री तैयार हो चुकी है, और आप जनता को बरगला रहे हैं अरे राज्य का विषय है, राज्य कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। एनडीए की सरकार ने तो कहा 8 महीने में हम करके दिखाएंगे। तो बेरोजगारी भत्ता देने पर, बेरोजगारी भत्ते पर क्या आपका कहना है? ये एक सवाल आपके लिए आया है, जो बीजेपी से सवाल आ रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मुकेश कुमार यादव ने सवाल पूछा बीजेपी से। शुरू से बोल रहे हैं। हाँ जी, सवाल जो आ रहा है, भाई रमेश यादव जी ने सवाल किया, बेरोजगारी भत्ता देने पर क्यों नहीं सोच रहे? नहीं, बिल्कुल बेरोजगारी भत्ते के बारे में जो बजटीय, अब आप देखेंगे बजट का जो आवंटन रहता है उसके बारे में स्पष्ट उसमें इंगित किया। चलिए इस पर अलग, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बात तो है, मनोज शर्मा जी क्लियर कीजिए, मनोज शर्मा जी क्लियर कीजिए, मनोज शर्मा जी क्लियर कर दीजिए। आरजेडी ने आपको
उस पावदान पर लाकर खड़ा किया जहां आप आना नहीं चाहते थे। मान रहे हैं इस बात को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आरजेडी से 2 कदम आगे थे। हम आरजेडी से 2 आज कदम कह रहे हैं आगे थे, आगे कब थे? ये मुद्दा तो पहले भी रहा होगा। 2011 में जब जातीय जनगणना कराए जाने की बात हुई तो शेख सूची निकाल के क्यों छोड़ दिया गया? और उस समय तो 2014 तक तो इनकी सरकार थी। उस सरकार में, यूपीए की सरकार में सारिका पासवान जी क्यों छोड़ दिया गया? इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2014 के बाद सारिका पासवान जी क्यों छोड़ दिया गया? इस सर्वेक्षण को, नीति आयोग को ये जो सर्वेक्षण कराया गया उसे आगे पब्लिश क्यों नहीं किया गया? बता दीजिए। बीजेपी चाहती है इसका जवाब। में अन्याय किया है। इतना बड़ा 2011 का सर्वे और बिना तैयारी का सर्वे, इतना त्रुटिपूर्ण सर्वे कि इन लोगों ने एक मजाक किया जाति जनगणना के नाम पर। इन लोगों ने एक भद्दा मजाक उड़ाया। और जहां पे अंग्रेजों के समय में, जहां अंग्रेजों के हाँ, बोलने दीजिए, अब सारिका जी को बोलने केवल दीजिए। आप 4147 जातियां थी, वो उस जनगणना में बढ़कर 46 लाख। सब गूगल पे है, सब गूगल पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारा डेटा गूगल पे है। हाँ सारिका जी बताइए। भाई कब? हाँ तो वही मैं डाटा को बता रहा हूँ, मैं वो लिख के लाया हूँ डाटा। देखिए आज बीजेपी वाले मजबूर जरूर हुए कि वो आज सामने आके उनको इस जो कहते हैं तमाम जातीय जनगणना के मुद्दे पे आकर के साथ में खड़ा होना पड़ा। भले ही ऊपर मन से खड़े हो, चाहे भारी मन से खड़े हो, देखिए ये इस देश हमारे लिए प्राथमिकता है। इस देश की सभी जनता हमारे लिए प्राथमिकता है। इस देश के सारे गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े सभी हमारे हैं। हमारी जो योजनाएं हैं वो जाति देख के नहीं बनती है। हमारी जो राष्ट्रीय योजनाएं बनती है वो गरीबों को देखकर बनती है। और आप इस बात को आप लोगों ने कभी अल्पसंख्यकों की जाति को निर्धारित करने की कोशिश किया है? आपने कभी ये कोशिश किया कि अल्पसंख्यक के जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो छोटे लोगों की जातियों का हक मार रहे हैं? उसके बारे में आपने कभी बात किया? तो हम तो कहते हैं कि पूरे देश में सारिका जी बहस होते रहेगी, होते आएगी, आगे भी होगी। देश हित की बात कीजिए और देश हित की बात में आपके तेजस्वी यादव का ये ट्वीट कभी से भी शोभा नहीं देता है, कभी शोभा नहीं देता है कि हम झुकाने वाला चाहिए। ये ऐसी भाषा चलती है राजनीति में, वो भी लोकतंत्र की राजनीति में। लोकतंत्र की राजनीति में आप लोगों ने क्या किया होगा 15 साल बिहार के साथ में, ये आपकी भाषा से दिखती है। ये डर तो नहीं है झुकाने वाला चाहिए, वो क्या भाषा यूज कर रहे हैं आप लोग? जो आप राजनीति माफी मांगनी चाहिए इनको ऐसा भाषा यूज करने के लिए। आपके घर के और आप बोल लीजिए चूल्हे नहीं जल पाएंगे जिसपे कि आप रोटियां सेका करते हैं। सारिका जी बीजेपी वालों ने कोई पुष्पा फिल्म तो देखी नहीं थी। वो आगे आप नहीं सारिका जी, सही जानकारी सामने ये उनका डायलॉग तो था नहीं कि कभी झुकेंगे नहीं। आप लोग जो लिख रहे हैं कि झुका दिया कहाँ? इसमें कौन सी ऐसी बात हुआ कि जिसमें कि कौन सी ऐसी बात हो गई जहां आपको झुकने जैसा लगा? अगर बीजेपी ये कह रही है कि इसमें कहीं ना कहीं अगर अहंकार आरजेडी का नजर आता है तो आप साबित कीजिए ना कि अहंकारी शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए। इसमें हमने जो अंदर की जो भावनाएं थी उसे हमने ट्वीट पर लाकर रख दिया। तो विवेक जी अहंकार का और तो अपने एक मुंह एक मियां शब्द मिट्ठू होना है। पढ़िए, एक शब्द अपने पढ़िए। मुंह मियां मिट्ठू हमने जो तो सरकार अपने सर्वसम्मति से संघर्ष पास को करती है जो कि लगातार हमें हम जातीय करते जनगणना आए हैं, करवाना है, और उस जिसके संघर्ष सारे को नेता ये आज बोलते जो हैं सफलता कि में जातीय बदलते जनगणना हुए होनी देख है, रहे हैं, तो वो उसमें खुशी ये है, जो अपनी खुशी मुंह को मिट्ठू व्यक्त की करने बात के लिए इस तरह के दूसरे की शब्दों का उपलब्धि को इस्तेमाल अपने किया पीठ गया। पे वहाँ लाद के जैसा तो चलिए। कोई बात ही नहीं अरे है। इतना भार से लेकिन दब जाइएगा प्रश्न अब कि वो बीजेपी के लिए उपलब्धि ही बनता आपको है बोझ हो जाएगी। कि वो बीजेपी जो हमेशा से ही जातीय जनगणना को लेकर के हमेशा ही दाएं और बाएं देखती रही, आज इनके गठबंधन के जेडीयू वाले हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन ये कभी भी जातीय जनगणना को लेकर इन्होंने समर्थन नहीं दिया। आज क्या कारण है कि वो हमारे साथ खड़े हैं? वो जवाब देना। चलिए बताइए। ठीक है सारिका जी, एक ही प्रश्न। हाँ, उत्तर ले लीजिए मनोज शर्मा जी से, उसके बाद हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं। आप लोगों को ठग क्यों रहे हैं? चलिए ठीक है, आपके केंद्र में सरकार। मनोज शर्मा जी जवाब दीजिए इसका। करते सारिका जी हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ। इनकी कभी भी बढ़ती अर्थव्यवस्था से कोई इनका मतलब रहा नहीं है। अरे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। गाय पर लेख पूछ रही हैं आप, बैल पर लिखने लगे। जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। नहीं, ये क्या पूछ रही है? एक बार रिपीट कर दे। लीजिए, आप सुन ही नहीं पाए। आप पूछ लीजिए, क्या पूछ रही हैं? अपने बोलने की उत्सुकता में आप इतना बोल रहे हैं कि अपने सवाल रिपीट कीजिए। चलिए तो आप लोग बाद में बात कर लीजिएगा। जरा हमारे साथ अरविंद निषाद और कुंतल कृष्णा जी, उनसे हम बतिया लेते हैं, ठीक है? जरा बताइए अरविंद निषाद जी, जो ट्विटर पर गंभीर तेजस्वी यादव ने जो शब्द खर्चे हैं उसका मतलब मायने क्या आप भी अहंकार से जोड़ते हैं जो बीजेपी जोड़ रही है? और क्या बीजेपी को झुका दिया, जो राज्य सरकार है उसे झुका दिया? क्योंकि इसमें सारी बातें जो लिखी हैं अकेले बीजेपी के लिए नहीं है, आपके लिए भी हैं। देखिए विवेक जी, आज का यह मसला नहीं है। इसके पहले राज्य सरकार
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव पास हो चुका है। सारे लोगों ने कहने का काम किया। वो उस समय राज्य के दूसरे कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। उसके बाद राज्य सरकार अपने नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री ये तो आप कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी से मिलने भी गए। भाई हम ही कर रहे हैं। तो अल्टीमेटम देकर अब आंदोलन उसके करने बाद की जब उसके घोषणा पहले की तेजस्वी यादव ने मैं आ लिखा रहा हूं, मैं आ कि रहा हमने हूं, ही मैं आ रहा नहीं, हूं सुनिए उस पर। एक लाइन, मैं इसके आ बाद रहा हूं, माफी चाहूंगा, मैं आ रहा एक लाइन दीजिए। अभी हमने इन्हें अल्टीमेटम देकर आंदोलन करने की घोषणा की, आखिरकार बीजेपी बाध्य हुई, बिहार में उसे हमारे विचार के साथ खड़े होकर समर्थन करना पड़ा, यह बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी दूसरे राज्यों और देश में जाति आधारित गणना के विरुद्ध है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नीतीश कुमार झुक गए, और कौन कौन झुका? एक तो बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी भी झुक गई। अब बताइए कि आप इसे झुकना कहेंगे, उठना कहेंगे, या फिर कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग किसी विशेष कार्य के लिए इकट्ठा हुए, इस कार्य को कुछ और नाम देंगे? देखिए, शासकीय और प्रशासनिक अनुभव आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जितना है, उतना दूसरे अन्य नेताओं को अभी सीखने समझने में लंबा अनुभव लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समय समय पर राज्य के सभी दल के नेताओं से आग्रह किया कि हम सभी दल के नेताओं को बुलाएंगे, सर्वदलीय बैठक कराएंगे, और सर्वदलीय बैठक में जो सभी दलों का राय आएगा, उस राय पर सरकार आगे बढ़ेगी। 72 घंटे के अल्टीमेटम से पहले तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। सुनिए, मैं अरे आप भी अगुता जाते, आप भी बहुत अगुता जाते हैं। नहीं तो हमारा तो सवाल रहेगा, हम तो आएंगे ना भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। आप उसको लॉन्ग टाइप लिखिएगा तो चलने, यहाँ थोड़ी समय की कमी है। हाँ बताइए। विवेक बाबू, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, हमको भी डिस्टर्ब होना पड़ता है। चलिए डिस्टर्ब हो गया तो चलिए थोड़ा सभी पानी दलों पी के लेते हैं, नेताओं ने एक ब्रेक के लिए यहाँ पर सर्वदलीय- रुकते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुंतल कृष्णा जी ने सत्तू पी ही लिया, हमने देखा है। तो सब लोग तैयार हो जाएंगे एक और फिर उस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो जरूरी है कि छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। बात यह है कि जितने भी युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, 400 से 500 लोग ऐसे हैं जिनके सवाल से बेरोजगारी को लेकर हैं कि भाई बेरोजगारी पर एक डिबेट होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी पर 1 घंटे की डिबेट में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें जो सरकार या उनके प्रतिनिधि यहाँ पर नौकरी दे देंगे तो चलिए उनकी बात पर भरोसा करते हुए इसे भी हम जरूर छेड़ेंगे। लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले जो हमने कहा था कि जेडीयू की प्रतिक्रिया, जेडीयू का रिएक्शन जो चल रहा था उसे हम पूरा सुनेंगे। तो जरा हमें बताइए अरविंद शाह जी, आप जो कह रहे थे, क्योंकि व्यवधान बीच में डालना मेरा काम नहीं है, आप शुरू कीजिए अब। तो वही मैं बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तल्लीनता के साथ और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जातीय जनगणना कराए जाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को आज उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसकी स्वीकृति दिला करके संपन्न कराया है। अब आगे इस दिशा में राज्य सरकार इस काम में लगाए जाने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप आज आयोजित करेगी, और कैसे कराया जाना है, इसमें कैसे आधुनिक, उसका मतलब बताइए, तेजस्वी के ट्वीट का मतलब बताइए। अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को पटना से दिल्ली पैदल जाने से रोक दिया। ये कम बड़ी बात है उनके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया कैबिनेट में। ये के बाद ही ना आपने उन्हें हाँ, बुलाया। मैं ही कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ जिस, हाँ, इसीलिए अब इसके आगे मेरा तर्क है कि उन्होंने इसके पहले भी 3-4 यात्राओं की घोषणा की थी, और कोई भी यात्रा उन्होंने निकाला नहीं, कोई भी पूरा नहीं किया। तो उनकी अपनी शैली है राजनीति करने की। तो ऐसा क्या हुआ? क्यूट है, करने का अपना नजरिया है। 72 घंटे, ठीक तो लिखा उसमें एक लाइन है ना कि हमने इन्हें अल्टीमेटम देकर आंदोलन करने की घोषणा की और ये बाध्य हो गए। तो मैं बताइए ना कि अल्टीमेटम का प्रभाव तो था। कोई भी, तो मैं तो कह ही रहा हूं, कि कोई बेरोजगारी हटाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, अभी इन्होंने जो या कोई भी यात्रा पूरा नहीं कर पाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद करना चाहिए कि आपको पैदल जाने जो जा रहे थे,
पैदल जाने से आपको उन्होंने बचा लिया, वरना जो अपने ठीक है, पार्टी ठीक है, के आप द्वारा इसे घोषित कार्यक्रम में भी मजाकिया लहजे में ले पैदल सकते नहीं हैं। चल पाने वाले नेता। आप इसे अलग तरीके से मोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसी पॉइंट पर रहेंगे कि तेजस्वी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पहली लाइन जो उन्होंने लिखी ये पूरी हाँ देखिए, तो जो अपने पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम में भी दो कदम पैदल नहीं चल पाने वाले नेता आखिर कैसे पटना से दिल्ली जा पाते, यह भी तो एक यक्ष प्रश्न है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप उनके अल्टीमेटम पर कोई प्रभाव नहीं है, अल्टीमेटम उनका दिया हुआ बस ऐसे ही था, आप ये कह रहे हैं। अरे क्या बात, अरे जो खुद अपनी पार्टी के घोषित कार्यक्रम में ही नहीं उपस्थित हो पाते, तो वो क्या आंदोलन की बात करेंगे, क्या झुकने झुकाने की बात करेंगे, इसमें कोई दम नहीं है। सारिका जी याद रखिएगा, सारिका जी जरा याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिए सारिका जी, याद रखिएगा ये वाला। हम जरा आते हैं कुंतल कृष्णा जी के पास से, याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा है। हाँ कुंतल कृष्णा जी, जो स्थिति है उसमें एक ट्वीट सामने आता है, आपने भी देखा, और उस ट्वीट के मायनों को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि जो तेजस्वी यादव की जो गंभीर पॉलिटिक्स है, आखिर उन्हें ये क्यों लिखना पड़ा। क्या जताने के कुछ और तरीके भी हो सकते थे, क्योंकि जब बैठक हुई उसके बाद जब वो बाहर आए, मीडिया को ब्रीफ किया, तो उन्होंने सारे बातें कही, उन्होंने कहा, झाजी ने भी कही, लेकिन ये ट्वीट पर डालना, इसे किस तौर पर आप देख पा रहे हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी बिहार के मुख्य सचिव की, उसमें उन्होंने सरकार की तरफ से जो बातें कही, उन्होंने कहा कि सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मुहर लगा दिया है कि साहब बिहार की सरकार अपने खर्चे पे जातिगत जनगणना करवाएगी और साथ में उसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। सबसे पहले कांग्रेस ने जो प्रयास किया था, या कांग्रेस जिस सोच के साथ हमेशा से रही है, चाहे वो 2010 में केंद्र सरकार में हो या 2015 में सिद्धरमैया सरकार द्वारा किया गया हो, उस सही सोच की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मैं नीतीश कुमार जी का सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं। बात अलग है कि सर्वदलीय बैठक में और दोनों सदनों ने इस चीज को पारित किया था, परंतु ठीक है, उसको मूर्त रूप देने के लिए, कोशिश करने के लिए, मूर्त रूप देने की, कम से कम इंटेंशन दिखाने के लिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं। अब मसला आपका यहां रहा। देखिए विवेक जी, निष्पक्षता की बात करता हूं, ये एक राजनीतिक डिसीजन हुआ। बहुत दिन से इस डिसीजन पे यहां पे राजनीतिक खींचातानी चल रही थी, और आज जब वो मूर्त रूप में डिसीजन आ गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ये मैंने कराया, इसके पीछे मैं जिम्मेदार हूं, इस चीज के राजनीतिक होड़ की कहानी हो गई है, सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने की कहानी हो गई है। हाँ, इसमें मैं जरूर यह बात कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव, जिनको हम लोग एक उभरते हुए गंभीर राजनेता की तरह देखते हैं, पक्ष विपक्ष कहीं पे भी, हाँ, उनसे थोड़ी सी गंभीरता की उम्मीद है, परंतु ठीक है, राजनीति है, ये तो उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है। और यह बात भी सत्य है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को और बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। अब वो यात्रा करते या नहीं करते, उन्होंने अपनी यात्राएं की हैं या नहीं की हैं, परंतु ये आजकल साइबर युग है, ट्विटर पे तो कोई भी यात्रा करने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से, और नहीं ट्विटर पे हम किसी को ये कह सकते हैं कि साहब ये श्रेय आपका नहीं जाता है, ये राजनीतिक श्रेय लेने में, पर शायद थोड़ी सी जल्दी हो गई, क्योंकि बाकी पार्टियों का भी योगदान उतना ही है। कांग्रेस, इतिहास की बात में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर 1980 में ज्ञानी जैल सिंह इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए उन्होंने ये बात उठाई थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने 2010 में कोशिश की, आपके वाले में नहीं, कोशिश पब्लिश नहीं, विवेक जी पब्लिश किया नहीं जाता है, फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के पब्लिश किया नहीं जाता है, जनगणना पब्लिश किया नहीं जाता है, पब्लिश हो नहीं पाता है। और दूसरी बात विवेक जी, मैं तो इस मुद्दे पे राजनीति से ऊपर उठ करके बिहार की सरकार और नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने इंटेंशन तो दिखाया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना मत घबराएं आप। क्या है ना विवेक जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस तरीके से सरकार की बेचैनी हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड हो गया है। पॉइंट में तो दम है। देखिए, तेजस्वी की गंभीर पॉलिटिक्स के बाद इस ट्वीट को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है पहली बार पढ़ने पर कि तेजस्वी यादव इस ट्वीट को नहीं कर सकते, तेजस्वी ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं उस बाध्यता की बात तो है ना। अनुशंसाओं के बारे में बताइए।
उस बाध्यता की बात है। जरा हम बताने वाले हैं कि एक सुशील कुमार मोदी ने कुछ बयान दिया है, जरा उसे स्क्रीन पर लाते हैं, उसके बाद सारिका जी के पास चलेंगे। सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा, जरा ये बताइए कि बीजेपी कैसे शुरू से ही इस मुद्दे के इर्द गिर्द थी, भागी नहीं थी या फिर इससे ना नहीं कहा था। सुनिए। एक बार नहीं, दो बार विधानसभा से और विधान परिषद से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। मैं राजद के लोगों से जानना चाहता हूं, आपकी सरकार भी थी 15 साल, आपने कभी कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया? और केवल बिहार में ही नहीं तो महाराष्ट्र और उड़ीसा विधानसभा से भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही। चलिए, विरोध में नहीं रही। सारिका जी, जो इल्जाम अभी सुशील कुमार मोदी ने लगाए हैं, आरजेडी को उन्होंने जो बातें कही हैं या सुनाई हैं, उस पर रिएक्शन होना जरूरी है कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि हम गए ही कब थे, हम तो वहीं मौजूद थे। देखिए, अभी कुंदन जी बोल रहे थे कि सारे जो पार्टियां जो है ना, वो अब इसका श्रेय खुद पे लेना चाहती हैं। सब कह रही हैं हम कहीं नहीं थे इसके भाई विरुद्ध में, हम तो साथ में थे खड़े, पारित भी हुआ था तो भी हम साथ में थे, आज जब जातीय जनगणना हो रही है तो भी हम साथ में हैं। धन्यवाद आप सबों का, आप सबों के साथ के लिए। लेकिन लड़ाई तो सिर्फ एक ही योद्धा ने लड़ी इसके लिए, और वो थे तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर सर्वदलीय बैठक की बात नहीं होती है तो हम संघर्ष करेंगे, हमको जो करना पड़ेगा चाहे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। मैं अरविंद जी की बात अभी थोड़ी देर पहले ये बड़े हंस रहे थे, हंस हंस के मतलब मैं तो कहूँगी पागल ही हुए जा रहे हैं ये, ना जाने क्यों, लेकिन इनकी हंसी से बस यही मुझे याद आ रहा है, एक वो गाने की लाइन है जो मैं कहना चाहूंगी कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो आपको इतनी हंसी आ रही है, जो बार बार आप कह रहे हैं इन बातों को। बताइए ना, कोई यात्रा पूरा हुआ है? कोई यात्रा पूरा हुआ है? आपका, अरे कोई यात्रा पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम में भी शरीक कर पाए हैं? अरे पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम में भी शरीक हो पाए हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे धन्यवाद करना मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद करना चाहिए राजद को और तेजस्वी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने ससमय जातीय जनगणना कराए जाने के हर फैसले के लिए उन्होंने काम किया। अरविंद जी याद दिला रहे हैं तो मैं इसलिए अरविंद जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। बीजेपी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनिए बीजेपी पर क्या रिएक्शन है, सुनिए जरा। कभी इसके विरोध में खड़े ही नहीं थे। जी सारिका जी, बिल्कुल, आज बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके विरुद्ध में कभी थे ही नहीं, हम तो हमेशा इसके समर्थन में खड़े थे। तो क्या कारण है कि जब 10 सदस्यीय दल जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी, उसके बाद जातीय जनगणना पे क्यों नहीं निर्णय लिया गया? क्या कारण था कि हमें अल्टीमेटम देना पड़ा? क्या कारण है कि हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो ये तमाम संघर्षों के बाद आज सत्ताधारी दल जो है वो इस पक्ष में आई और उन्होंने जातीय जनगणना को सहमति व्यक्त की। अदरवाइज तो आप हमेशा से, अगर वाकई में, मैं तो कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, अगर आप इसके पक्ष में हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, संपूर्ण भारत में आप क्यों नहीं जातीय जनगणना करा देते हैं? हर एक व्यक्ति देश का जो आज समाज में पीछे है उसे आगे लाइए। जो सरकारी लाभकारी योजनाएं बनाती है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसका आप क्यों नहीं डायग्राम बना रहे हैं? और डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहल शुरुआत ये होनी चाहिए कि हर व्यक्ति की सही जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, एक्यूरेट अकाउंटेंसी होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के पास समाज की। भाई आप लगातार बोले जा रहे हैं, एक वोट करा देंगे, एक वोट नहीं, ये ऐसा करते हैं कि एक वोट करा देंगे। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं कम से कम इसका वोट कर दें कि ये श्रेय लेने की जो होड़ मची है, इसमें जीता कौन हारा कौन। क्योंकि अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा था, हम इस पर आगे चले, हमारी ही बात थी, अब जाकर फोकस में आई, हम गए ही कहाँ थे, हम तो वहीं मौजूद थे, तो लोग वोट करके बता देंगे कि इसके पीछे कौन सा। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, समय कम है लेकिन हम रिएक्शन सुनना चाहेंगे आपका। जी विवेक जी मैं बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल पॉइंटेड तरीके से कहूँगा। मैंने जो बात कही मैं वहीं से कंटिन्यू कहता हूँ। हर एक व्यक्ति का इस पूरे जो आज कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, इसमें सारे राजनीतिक पार्टियों का योगदान रहा है, बीजेपी को छोड़ करके, क्योंकि बीजेपी का शुरू से स्टैंड यही था। बीजेपी बिहार में कैच 22 सिचुएशन में फंस गई थी।
गले की सांस बन गई थी, गले की हड्डी बन गई थी बीजेपी की जातिगत जनगणना। चूंकि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से, राजनीतिक रूप से और साथ में केंद्र सरकार में, अपने अगुवाई वाली केंद्र सरकार में भी इस चीज को स्पष्ट कहा था कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। उसके बाद जब दबाव बढ़ने लगा सभी तरफ से, सभी राजनीतिक दलों का, तो बीजेपी तरह तरह के बहाने बनाने लग गई। आलम तो यह भी था कि आज कैबिनेट की बैठक से पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह डाला कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेश की जातीय जनगणना नहीं करें। भाई जातीय जनगणना होने वाली है, बिहार के लोगों की जातीय जनगणना होने वाली है, जो बिहार के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं। इस तरह की अनर्गल बातों को कह के अंतिम समय तक इन्होंने कोशिश की रोकने की, परंतु ये नहीं रुक पाया। और अभी माननीय मोदी जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला बीजेपी के गले की हड्डी बन गया था, और ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था कि ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था। बीजेपी ने मजबूरी में बहुत ही भारी मन से कैबिनेट में इस चीज को पास कराया है। पॉइंट तो है ना कुतुब जी, पॉइंट तो है ना। कल संजय जायसवाल जी से हम लोगों ने बात की। संजय जायसवाल ने कहा कि हमने ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री की तरफ से सकारात्मक उस पर इंपैक्ट भी देखने को मिला। वहां पर सभी दल के नेता मौजूद थे, और ऐसे में अगर ठीक है सभी दलों के सामने अगर ये बातें निकलती हैं, हर को आजादी है कि भाई अपने बताइए कि सबसे बढ़िया तरीके से कैसे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि बढ़िया तरीके से रोज नए मुद्दे निकाले जा रहे थे जेब से। इसमें क्या है विवेक जी, रोज नए मुद्दे निकाले जा रहे थे, रोज नए एक सलाह निकाले जा रहे थे, और इतने ट्रिकी मुद्दे निकाले जा रहे थे। अगर वो सलाह सरकार को पसंद है विवेक जी, मसला जी उस पर अगर फोकस करेंगे तो अच्छा है। विवेक जी देखिए नहीं विवेक जी ये तो इंटेंशन पे ही सवाल था ना, इंटेंशन पे सवाल था। देश हित, अरे महाराज देश को बेचने वाले लोग, देश की लड़ाई में अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग अब देश हित की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ाई जब हो रही थी तो जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी वो लोग देश हित की बात कर रहे हैं। देश हित की कोई बात नहीं है। बीजेपी किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पे सपोर्ट करने के मूड में नहीं थी। ये तो कैश 22 सिचुएशन फंस गई बीजेपी के लिए बिहार में। इसीलिए सारिका जी आप ही से अंत करते हैं। सारिका जी जरा बताइए, जातीय जनगणना पर तेजस्वी ने बीजेपी को झुका दिया, जो बातें उन्होंने कही बिल्कुल इस पर कायम है, और इस शब्द पर भी, क्योंकि हमें ऐसा अभी भी लग रहा है कि तेजस्वी ने ये लिखा नहीं होगा, शायद किसी से लिखवा लिया होगा। क्या तेजस्वी जी ही खुद अपना ट्विटर संभालते हैं? तेजस्वी ने पढ़ा भी नहीं होगा। देखिए, उस जो लाइन का ना अनर्गल कोई अर्थ ना निकाले, वो स्पष्ट बात है कि जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने शुरुआत की थी, अंततः उसकी जीत उनको मिली, और वो खुशी आज मुझे लगता है कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी नहीं, मुझे बिहार की हर एक जनता खुश है, क्योंकि जो चाह रही थी, ये जरूरत थी, जो आज समाज में जो खाई बढ़ी हुई, अमीर अमीर है, गरीब गरीब होते जा रहा है, पिछड़े जो लोग हैं जो पीछे बिल्कुल खड़े हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो बराबरी का अधिकार सबको मिले। चलिए, इतना तो तय सारिका पासवान जी, आपका भविष्य उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को लेकर पार्टी लाइन पूरी दबंगियत के साथ रखी है, तो ये भविष्य आपका उज्जवल दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए, चर्चा करने के लिए, और आप सभी जितने भी दर्शक इस वक्त सोशल साइट्स पर हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्नों से हमें भी ऊर्जा मिलती है। खबरें लगातार जारी हैं। इस समर